जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, सब अच्छे होंगे। आज हमने एक छोटा सा इंटरव्यू रखा है और हमारे प्रिय छात्रों में से आज प्रिय छात्रों में से दो लोग उपस्थित हुए हैं, अमन और सार्थक। और आज हम इनसे कुछ बातें करने वाले हैं। इन लोगों ने 12th की पढ़ाई में बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। हमें गौरवान्वित किया, अपने घर वालों को गौरवान्वित किया। जो भी इनसे टीचर्स, जो भी इनसे फ्रेंड्स जुड़े हुए थे, सबको खुशी दी और उस खुशी के भागीदार हम भी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को देते हैं और भविष्य में और अच्छा करें, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। तो आज इनसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न ऐसे होंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही 12th की पढ़ाई करते समय, ये स्टडी प्लान अपना कैसे बनाते थे और भविष्य में ये और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनकी क्या योजनाएं हैं, किन एग्जाम्स को ये टारगेट कर रहे हैं, उन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या थी वो आपको पता चलेगी, क्योंकि जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उनकी क्या सोच है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग भी इनसे कुछ सीखते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हैं और राष्ट्र निर्माण में आपके सहयोग से ही हमारा देश और उज्जवल बन सकता है। तो ऐसी भावनाओं के साथ हम इनसे कुछ बातें करेंगे और ये अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करेंगे। तो ये हैं सार्थक सिंह। इसी साल 2023 में इन्होंने 12th एग्जाम को पास आउट किया है और हमारे साथ हैं अमन यादव, इन्होंने भी 12th एग्जाम इसी साल पास आउट किया है बहुत अच्छे अंकों से। तो सर्वप्रथम सार्थक और अमन, आप सभी को शुभकामनाएं 12th एग्जाम पास करने के लिए। और अब आगे आपसे प्रश्न हम पूछना शुरू करते हैं, तो जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो हम आपके गुरु हैं, तो इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और तो पहला हमारा प्रश्न आपसे ये है, आपको 12th के एग्जाम में आपका टाइम टेबल क्या रहता था और स्टडी प्लान कैसा था? मतलब जो आपको अपने स्टडी रूम पे टाइम टेबल बना के रखे हुए थे, उसको आप कैसे डेली रूटीन में फॉलो करते थे और टेस्ट पेपर कैसे देते थे? इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा हम बच्चों को बताइए। धन्यवाद सर। सर, हाई स्कूल की परीक्षा कोविड टाइम था हम लोग के पीरियड में, तो सर कोविड में छुट्टी हो गई थी, तो स्कूल जाते नहीं थे। ऑनलाइन वर्क आता था, कभी किया कभी नहीं किया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसमें प्रमोट हो गए थे हम लोग। परसेंटाइल अच्छा होना था, 91 परसेंटाइल था। हाँ, वो छलांग मारने वाला, इससे काफी बच्चों को नुकसान हुआ। तो सही बात है कि 10th में परसेंटेज अच्छा है, 91% बता रहे हैं और इससे नुकसान हुआ, पढ़ाई कभी हो पाई कभी नहीं हो पाई, जैसा बता रहे हैं। बिल्कुल, आगे सर, पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता था, तो काफी फोन वगैरह की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, गेमिंग वगैरह खेलने लगे थे। सर 11th में भी ऐसा ही काफी दिन तक चलता रहा, कोविड पीरियड था, तो 11th भी इसी तरह था। लेकिन सर 12th में अवेयर हो गए थे, स्टार्टिंग से अवेयर थे। 12th में मतलब 7-8 आवर पढ़ाई अच्छे से करते थे स्टार्टिंग से। बट सर 12th के बीच में आकर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो 1-2 महीने इसमें वेस्ट कर दिए 12th में, फोन वगैरह अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन लास्ट में कोचिंग भी नहीं की थी ज़्यादा, मैथ्स की कोचिंग जाते थे, इंग्लिश की कोचिंग जाते थे बस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोचिंग जाके देखा था, वो इतना अच्छा लाभ नहीं हुआ, तो कोचिंग नहीं किया इंटर में। लेकिन लास्ट में कोचिंग किया, आपके पास आए। तो जैसा कि आपने पूछा कि टाइम टेबल क्या था, तो स्टार्टिंग में टाइम टेबल था 7-8 घंटे का, तो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते थे। 6 घंटे कभी फॉलो किया, कभी 6.5 घंटे फॉलो किया, पूरा नहीं फॉलो करता था। लेकिन लास्ट में टाइम टेबल बनाया, लास्ट में ये था कि नहीं बस पढ़ना है, तो लास्ट में कभी टाइम टेबल नहीं बनाया। हमने भी ये कहा था कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको अपने टाइम टेबल अगर सेट कर लिया तो लास्ट टाइम एग्जाम टाइम डजंट मैटर टाइम टेबल आपका क्या है। आपको अपना जो आपका टारगेट है, इतना मुझे कंप्लीट करना है, तो वो आप मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाओ और फिर इवनिंग तक आपको कंप्लीट करना है, जब तक आप सो नहीं रहे। मैंने एक थॉट बताया था इन लोगों को कि थिंक अबाउट योर गोल वंस बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले एक बार अपने लक्ष्य के बारे में जरूर सोचो, क्योंकि जब आप सोने जा रहे होते हो तो आप अपने पूरे दिन का टारगेट सोचो कि आपने ये सोचा था, 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वो फिर नहीं कंप्लीट कर पाए, तो
थोड़ा ज़्यादा शुरू में इन्होंने स्टार्टिंग में गेम की ओर भी अट्रैक्ट हुए, तो हो जाता है सभी लोग। लेकिन सोचो बाद में किस तरह से कमबैक किया, ये सोचने के लिए, और बाद में 4 दिया। कुल मिला के 94.6 परसेंटाइल 12th में लाना कोई आम बात नहीं है। और यूपी में 14th रैंक है, 14वें नंबर पर इनकी रैंक है। तो एक अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा करते हैं, तो खुशी मिलती है। आपका अमन क्या स्ट्रेटेजी रही, थोड़ा सा साझा करेंगे? हाई स्कूल में जैसे बताया कि हाँ भाई प्रमोट हुए थे हम लोग, तो मेरा भी 91% बना। बट हमें यहाँ पता था कि इससे कोई मतलब नहीं, सभी को पता था कि यहाँ 91% ऐसे ही आगे होंगे। तो लगा कि हाँ इंटर में कुछ करना है, करके दिखाना है सबको। हाँ। तो मैंने पढ़ाई की, तो फर्स्ट ईयर में ऐसे नॉर्मली चलता रहा। यहाँ कोचिंग की और घर में नॉर्मल पढ़ते रहे, मतलब तो ये नहीं कि हाँ बहुत अच्छा स्कोर कर लेना है इंटर में। तो ऐसे नॉर्मल चलता है। उसके बाद 12th पर आया, फिर नॉर्मल मतलब टाइम टेबल के हिसाब से मतलब लगभग कभी पढ़ाएंगे। हाँ इतना रहता था कि आज इतना है सिलेबस, हमको इतना खत्म करना, बस खत्म करते थे। और उतना खत्म करते करते हो जाता था, वो टाइम टेबल के हिसाब से हो ही जाता था। तो क्योंकि टाइम टेबल मतलब कोई भी बनाता है, सभी को पता है एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन होता है, बस उससे ज़्यादा होता भी नहीं। तो वही होता था। सही। सिलेबस डेली पढ़ते थे, आराम से डेली तैयार करते थे। तो और लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक दिन में शायद कोई जैसे फिजिक्स से आती थी, इतना अच्छा मोटिवेशन मतलब मिल जाता था कि हाँ आज घर पे जाकर पूरा एक बार में पूरी फिजिक्स खत्म कर ली। तो पहले लगभग सेकेंड 2 पार्ट थे फिजिक्स, तो पहले जब 5 लेसन खत्म हो गए, मेरा कहते नहीं यार नहीं हो पाएगा पूरे एक दिन में। तो एक दिन में एक फर्स्ट पार्ट पूरा और सेकेंड दूसरे दिन सेकेंड पार्ट, तो इस तरह। और मैथ्स इसी का, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी होते थे तो इसी तरह टाइम देते थे। मैथ्स रेगुलरली हमेशा चलती रहती थी, हम लोग एक फ्लो बना हुआ था, क्योंकि दोनों लोग साथ में थे हमेशा। तो एक मतलब एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता था, बहुत था कंपटीशन जी, बहुत अच्छा था। मन में मतलब एक स्नेह भी था कि हाँ तुम हमसे करो, मतलब ओपनली था, बहुत अच्छा था। मैंने अरे आप लोगों को एक हादसा बताया, जैसे इवेंट्स था कोचिंग का। जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता था कोचिंग में कि अमन इस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे करो आके, तो ये बोलता था सार्थक कि तो अमन जैसे नहीं आता था तो बिल्कुल क्लियर कर देता, सर वहाँ पे आके नहीं बताएंगे बोर्ड पे, और सर हमें नहीं आता क्वेश्चन। तो सार्थक कहता था सर आता इसको सब है, ये केवल बताना नहीं चाहता। हम कहे अच्छा तो सपोर्ट में कहे सर इसको सब आता है, इसलिए नहीं बताते कि सब लोग जान जाएंगे कि हम इतना पढ़ते हैं। तो समझ सकते हो कितना हंसी मजाक का माहौल रहता था कोचिंग में। तो ये सब बातें होती हैं। इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि क्या इनकी रणनीति रही पढ़ने की। फिजिक्स को पढ़ते थे, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्टूडेंट सभी ज़्यादा फोकस करते हैं, पीसीबी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है तो उनको भी पर्याप्त समय देना चाहिए आपको अपनी तैयारी करते समय। बट ये क्या है, ज़्यादा टाइम लेते हैं साइंस सब्जेक्ट, तो हिंदी इंग्लिश को आप डेली जितना आप कवर कर पाओ, आधे घंटे 1 घंटे जो भी आप मैनेज करते हो, जितनी भी आपका आईक्यू लेवल है, जिस हिसाब से आपको समझ में आती है लैंग्वेज, वो आप उस हिसाब से टाइम दे सकते हैं। बट साइंस स्ट्रीम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। तो इन लोगों ने अपनी रणनीति ये बताई कि हम 12th में किस तरह से पढ़ाई करते थे। अब इन लोगों से जानना चाहेंगे हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप 12th के बाद अभी ग्रेजुएशन करोगे जिसमें से आपके सब्जेक्टिव ही होगा, कोई लैंग्वेज नहीं होगी। हाँ आर्ट साइड बीए वगैरह कर रहे हो तो आप होगी, बट आप अगर बीएससी या कॉमर्स मतलब पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो साइंस स्ट्रीम में, तो फिर या फिर ऑनर्स कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट, तो आप क्या चूज करना चाहोगे? आपको क्या इंटरेस्ट आता रहा है जब आप 12th पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट, तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता था? तो इस सब के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, सार्थक आप बताएं भाई। सर मैथ्स में और हिंदी में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन कभी कभी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता था। लेकिन क्या होता था कि जब वो चीज़ होती नहीं है, सॉल्व नहीं होते थे न्यूमेरिकल वगैरह, तो फिर छोड़ देते थे, रख देते थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर बेसिक इतना अच्छा था नहीं, और इंटर भी कोचिंग नहीं किया था। लास्ट टाइम पे आए थे बस, लेकिन मन में था कि नहीं लाना है, मेरिट में नाम लाना है। तो मन में था कि नहीं तो करना तो है ही। सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे, आज जैसा कि आपने बताया आपकी हिसाब से सारे एग्जाम्पल्स किए थे। तो मैथ और हिंदी की आप सब्जेक्ट को पढ़ने में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे इंटरमीडिएट। आप क्या? हमारे मैथ्स में था और केमिस्ट्री उसमें फिजिक्स में था।
मैथ्स में जैसे हम लोग साथ में ही रहते थे, लगभग सारी कोचिंग या फिर स्कूल में हम लोग साथ में रहते थे, एकदम अच्छी पढ़ाई करते थे। तो मैथ्स में जैसे पर वीक होता था टेस्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता था, बहुत ज़्यादा। उसके 20 में 18, 19, 20 में 20, हमेशा मतलब एक नंबर भी नहीं कम होना चाहिए, इस तरह होता था हम लोगों का। इनके एक नंबर ज्यादा आते थे, मेरे एक नंबर ज्यादा, तो कहते थे कि यार तुम इसी तरह निकल जाओगे, मेरा एक नंबर तो रह जाएगा। बहुत इसके भी ज़्यादा आगे ये होना चाहिए। हल्के उसकी बेइज्जती करते थे, उल्टा मारते थे। पहले जैसे टेस्ट पेपर देना चाहते थे, हाँ किसके नंबर आए, तो कहते नहीं तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे बहुत ही आएंगे। हाँ, बहुत ही कहते competition जिसके था। ज़्यादा आएंगे बहुत मार खाएगा। तो इसी यही तरह होता था। और मंथली टेस्ट भी होते थे, 100 नंबर का होता था, तो उसमें भी इसी तरह होता था। उसमें भी अगर एक भी नंबर ज्यादा आ गया तो भाई इसी तरह निकल जाओगे, तो मैं एक नंबर पे रह जाऊंगा। सही है। तो ऐसे मतलब कंपटीशन बहुत था हम लोग तो के बीच में। कंपटीशन होना भी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो आप उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, बट ये भी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट से सब कुछ कवर कर लोगे, ये तो सही बात है। बट इंटरेस्ट जिसमें आता है, जब आप बोर होने लगते हो तो उसी सब्जेक्ट को आप उठा लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। मैथमेटिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं। हिंदी और इंग्लिश भी इंटरेस्टिंग होती है, जब आप पढ़ते हो, अच्छी पोएम्स पढ़ रहे हो, अच्छी कविताएं पढ़ रहे हो, गद्य पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, बहुत इंटरेस्ट आता है, वो भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इन लोगों ने अपने ये सब्जेक्ट बताया कि कौन से इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोगों को जो सक्सेस मिली, आपका 94.6% रहा इंटरमीडिएट में, इनका 86 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज रहा अमन यादव का, तो बहुत अच्छा परसेंटेज रहा इंटरमीडिएट में, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप इनमें और किसको श्रेय अपना देना चाहोगे? आप इंटर एग्जाम टाइम कैसे मोटिवेट थे? आपके मम्मी पापा का क्या सपोर्ट था? आपके टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे? आपके फ्रेंड्स, आपका एनवायरनमेंट, तो ये कैसा रहा और कैसा होना चाहिए पर्टिकुलर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के टाइम आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने सक्सेस को? किस को? बाकी तो मेहनत तो ये जानते ही हैं, स्टूडेंट की होती है, स्टूडेंट की सक्सेस स्टूडेंट के साथ होती है, बट हाँ एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। तो आप किसको अपनी सक्सेस का और श्रेय देना चाहते हैं? सर कोई भी पर्सन हो, हाँ। किसी की भी छोटी सी भी अचीवमेंट हो या बड़ी अचीवमेंट हो, हाँ, सर उसके पीछे तो उसके हाँ, पेरेंट्स का। पहले सबसे मैं ये बात बता दूं, कोई भी अचीवमेंट छोटी या बड़ी नहीं होने वाली होती है। मैंने इन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो लोग कहे सर इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हम कहे अचीवमेंट की बात नहीं है, आप लोग मेच्योर हो, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। जब इन लोगों से मैंने इंटरव्यू की बात की थी तो ये लोग CUET के एग्जाम की तैयारी के लिए बिजी थे, क्योंकि इन लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है। तो इस वजह से मैंने इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। अब एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब टाइम है आपके पास, बिल्कुल आइए। तो इस डेडिकेशन को देखते हुए मैंने इन लोगों से इंटरव्यू लेना चाहा कि कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और हमारे जो स्टूडेंट्स और हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। जो भी लोग वीडियोस देखेंगे उनको हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम इन लोगों के सामने वो क्वेश्चन पुट करने वाले हैं और उनका ये आंसर इसी तरह हंसी मजाक के साथ देने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए तो बताइएगा, हाँ क्या श्रेय किसको कैसे करते सर हैं? बता रहा था कि मतलब कोई भी अचीवमेंट हो तो उसमें पेरेंट्स का हाथ जरूर रहते हैं। तो सर ऐसे ही पेरेंट्स, मेरे मम्मी जो थी काफ़ी सपोर्ट करती थी। लास्ट में जब मैं टाइम नहीं देखा था, उठता ही नहीं था, तो वो कुछ दिन तो डांटती थी कि नहीं उठो, ये करो वो करो, फिर वो समझ रही थी कि नहीं अब ये बैठा ही रहेगा, बैठे ही रहेगा। तो फिर उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो सर मतलब सपोर्ट करती थी। और उसके बाद सर टीचर, सारे टीचर सभी ने सपोर्ट किया। अच्छा सब मतलब कॉन्फिडेंस देते थे कि नहीं तुम करोगे, अच्छा कर सकते हो, अभी अच्छा करोगे आगे भी अच्छा होगा। तो सर सबका वही मोटिवेशन भी रहता था, नहीं वो भी सारे टीचर खुश हैं हमसे, तो हम भी क्यों ना पढ़े मेहनत करें। तो सर ऐसे सारे टीचर्स, पेरेंट्स, सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स भी, सबको मतलब लगता था कि हाँ ये है लड़का करेगा। तो सर वही सब मोटिवेशन रहता था। तो सर वही था। सही है। मतलब जिस जुनून के साथ ये पढ़ाई करते थे, मम्मी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, पढ़ रहे हैं बैठे हैं तो बैठे रहने देते थे, मम्मी की कहीं कोई काम नहीं, बोलना जाना, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो सबके घर पे काम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये सब बातों में पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स को मैं चाहूँगा भी कि अगर वीडियोस देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए यही टाइम होता है अच्छा बनने का, और ये अवसर उनके हाथ से ना जाने पाए। अगर वो अच्छे और लगन से मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल टाइम दिया जाए और छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। हाँ वरना आप बताइए कि कैसे श्रेय देना चाहेंगे अपने माता पिता, अपने टीचर्स को? पेरेंट्स का तो सर रहता ही रहता है, जिसमें जैसे
कभी कभी मम्मी डांट भी देती थी कि जैसे देर रात तक पढ़ो, जैसे कभी 2 बज गए, कभी वही 3 बज जाते, तो बहुत डांटती थी मम्मी, तबीयत खराब हो जाएगी, ये एक ही दिन में थोड़ी कट होगी ये। वहाँ रहता था कि बाद में समझ गई थी वो भी कि हाँ पढ़ रहा है, चलो पढ़ ले। तो उस पहले से तो रहता रहता है, और टीचर्स का उसके बिना तो होगा ही नहीं कुछ। अगर मैं मतलब परसेंटेज हिसाब से अगर कहूँ तो मैं अपना तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेरेंट्स का मैं दूंगा हिसाब से 30% टीचर्स का, 40% और 30% अपने फ्रेंड्स को दूंगा। बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, मैं खुद देखता था यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स का बहुत होता था। हमें याद है कि मैं ऐसे कोचिंग बैचेस चला पाऊंगा आगे कि नहीं चला पाऊंगा कि फ्लैश लाइट पे पढ़ाई हुई है, बिल्कुल 40-50 बच्चे बैठे होते थे, और फिर जैसे ज़्यादा अंधेरा होने लगा और लाइट चली गई, और फिर लोगों ने कहा कि और बच्चे कैसा अंधेरा हो गया जा रहे। बट ये 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फ्लैश लाइट से पढ़ना है, 8 बजे तक डिस्कशन करना है, नहीं सर आप रुकेंगे तो हम रुके हैं, और कोई क्वेश्चन पुट कर दिया या किसी स्ट्रेटेजी के बारे में, मोटिवेशन को लेकर के बात किया करते थे। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था इन लोगों से बात करने में, और वाकई में उन लोगों ने करके भी दिखाया, और मेरी वो मेहनत भी सफल हुई जब उन लोगों के परसेंटेज आए। तो वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब रिजल्ट आए थे, जब इन लोगों के रिजल्ट अनाउंस हुए, इन लोगों ने अपने रिजल्ट हमें कॉल करके बताए, बहुत खुशी हुई थी कि किसका कम किसका ज़्यादा ये नहीं मैटर करता है, बट मेहनत अच्छी रही तो रिजल्ट भी अच्छे हुए। तो बिल्कुल अमन और सार्थक, जो आप लोगों ने बताया कि आपका श्रेय जिसको मैं पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, होना भी चाहिए सबका, क्योंकि फ्रेंड्स में जब तक कंपटीशन नहीं होगा और वो टच नहीं मिलेगा कि भाई आपका एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, दूसरा आपको बता रहा है, तो ये गाइडेंस मिलता है। इससे आप क्या सीखते हो कि उसने कर दिया, अच्छा ऐसे किया था। कभी कभी दोस्तों की बातें आपको भी ज़्यादा समझ में आती है, आप टीचर से हर एक छोटी चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते हो, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो इन लोगों के मन में, चाहे वो अमन हो चाहे सार्थक हो, सार्थक का मन इन लोगों का हमेशा मैं मोटिवेट किया करता था, आपको यूपी टॉप करना है, और करके दिखाया, काफ़ी हद तक पहुँचे। वो बात अलग की है, कुछ लग पे भी छोड़ देना चाहिए। तो इन लोगों को मैं शायरी बोला करता था, बड़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। बड़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग यूपी टॉप करने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। इस तरह के शब्दों से, शेरो शायरी से मोटिवेट किया करता था, और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आज मिला है देखने को। और नेक्स्ट टाइम हम लोग और अच्छा अचीवमेंट लेकर के, अभी इन लोगों से भी टच बना रहेगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हो, मार्गदर्शन लिया करते हैं, पूछते हैं कि सर ये करना है, इसके बारे में आप मार्गदर्शित करें तो बहुत बेहतर होगा। समय निकालते हैं, आते हैं मिलने, तो बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, बोर्ड एग्जाम देने के बाद क्या आपने पेपर्स का एनालिसिस किया था? हाँ सर, पेपर्स का एनालिसिस किया था, और 94% आए हैं। इससे कुछ कम ही एक्सपेक्ट किया था, 92 के आसपास एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आए हैं। पर सर ये सोचा था कि यूपी मेरिट में नाम आ जाएगा 94, पर सर हो नहीं पाया, 5-6 नंबर से नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, निराशा नहीं होनी चाहिए इन सब बातों में। काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे उस टाइम। हाँ, मुझे पता है, मैंने कॉल किया जब उनका कॉल आई तो मैंने कहा हाँ सार्थक कैसा रिजल्ट रहा, तो कहे सर ठीक ही था। उन्होंने कहा ठीक ही था मतलब क्या, तो कहे सर 94.6%, ऐसा बोला कि मतलब नर्वस अरे हम कहे तुमने तो फोड़ दिया यार, बहुत अच्छा परसेंटेज। तो कहे कि अरे नहीं सर हम खुश नहीं है। अरे हम कहे खुश रहो, जो अच्छा है बुरा है सब हर वक्त के लिए, शायद किसी और को जरूरत नहीं होगी 95% 98% की, तुम्हें जो मिला उसमें खुश रहो, तो खुश रहना चाहिए, है ना। फिर ऐसे ही खुश हुए आए नहीं है, तो वाकई में निराशा तो होती है जब जो आप एक्सेप्ट करते हो वो चीज़ नहीं मिलती, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप निराश होते हो, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद मेच्योर हो, समझदार हो, फिर उभरना चाहिए। चलिए अमन, आपका क्या एनालिसिस किया आपने? जैसे मतलब कोई भी पेपर होता था, उसका पेपर आते थे घर पे, पहले से एक 1.5 घंटे उसका एनालिसिस करते थे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन में कितने गलत हो सकता है या फिर कितने मिल सकते हैं, क्योंकि राइटिंग में रहती है तो हिसाब से। तो हमने टोटल सारे एग्जाम हो गए तो लगभग किया था 93, लगभग 90 to 93 आराम से, सारे घटा घटा कर एकदम, बहुत सारे घटा कर। तो हाँ, लेकिन उतने आए नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो होता है। लगभग हमारी राइटिंग भी खराब थी उसमें थोड़ा। हाँ, राइटिंग तो बहुत, मैं परेशान रहता था कि यार
तुम लोगों में तो अमन की राइटिंग और आवेश आलम एक पढ़ता था लड़का, ये लोग दो लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट्स में। अमन वो आवेश आलम भी 89% लेकर के आया था, उसकी भी राइटिंग थोड़ा सा वीक थी। उसका भी सपना है IITian बनने का, IIT कॉलेज जाने का, तो अभी लगा हुआ है, ड्रॉप ले रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोगों के लिए है, अब भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? तो पहले सार्थक बताएंगे कि भविष्य में इनका एम क्या है, जो क्योंकि सबके मन में अपना कुछ ना कुछ गोल होता है, टारगेट करके रखते हैं, तो इनका क्या गोल है और कैसी स्ट्रेटेजी बना के अभी रखे हैं, क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, किसी एक चीज पे डिपेंडेंट रह के आप फोकस नहीं कर सकते। हाँ, डेडिकेशन होना जरूरी है, जब आप किसी एक चीज के लिए डेडिकेट रहोगे तो निश्चित रूप से वो आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी पार्ट ए पार्ट बी, कई लोग पार्ट सी, तीन पार्ट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बट मुझे इतना नहीं अच्छा लगता है। पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट में आपको अपनी जर्नी जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दो नावों में पैर नहीं रखने चाहिए, ये कहावतें वहां तक सीमित है जब पुराने जमाने का था। आज इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर टैलेंट है, तो फिर आपको वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग करके चलना होगा, ताकि आपको फ्यूचर में परेशान ना होना पड़े और आप एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है आफ्टर 12th, ये ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं या इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, साइंटिस्ट, या एजुकेशन में ही BSc BA BCom ऐसे करके जो भी इनके अंदर इंटरेस्ट है वो जानना चाहेंगे। तो आप अपनी जर्नी में आपका क्या गोल है, आपका क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं? पहले तो सर मतलब जब न्यूज़ देखते थे तो उसमें हमने कई बार देखा कि जो जम्मू कश्मीर में तो इंडिया का हिस्सा है, वो हमारे नेबर कंट्रीज ने ले रखा है, तो सर उससे बहुत गुस्सा लगती थी। तो पहले बार बार मैंने नहीं PM बनना है, पहले मतलब लगता था PM बनना है, बिल्कुल क्या है वो गजब है। इसको तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है बहुत गुस्सा आई था ना। तो ये था कि PM बनना है। इसके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा PM बनने के लिए कि वो पावर आ रही है। हाँ, तो मतलब उतनी समय जब ये लगता था कि PM बनना है तो तुरंत सब भूल के पढ़ाई में लग जाते थे। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी PM बनना है। राजीव गांधी सबसे छोटे PM थे, उससे भी पहले PM बनना, तुरंत पहले वॉर पहले वॉर हो गई, हमारा हिस्सा हमको दो, हम सुई की नोक के बराबर हो, आपको अपना हिस्सा नहीं देंगे। क्या क्या तो सर बहुत गुस्सा लगती थी। और फिर सर उसके बाद धीरे धीरे ये होता है, ये उम्र खून खोलता है, ये उम्र जवानी का है, तो जवानी भी होती है तो इसमें जरूर खून खोलेगा, तो होना भी चाहिए ऐसा, अपने देश के लिए समर्पण होना चाहिए। और वो इन्होंने सोचा कि हम कैसे लेकिन इसको कर सकते हैं, तो वो है पावर, और वो पावर PM के पास है, तो इन्होंने सोचा PM बनना चाहिए। फिर सर उसके बाद पता चला कि मतलब एनालिसिस काफ़ी हुआ, तो काफ़ी एज में PM बनते हैं, तो फिर उसके बाद एम किया कि नहीं UPSC IAS बनना है, तो काफ़ी दिन तक। और सर JEE के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि सर 11th वेस्ट हो चुका था, तो सर फिर से पढ़ना वापस, फिर इंटर का भी रिवीजन करना, और हमको जल्दी थी, नहीं जल्दी ही करना है, जल्दी बनना है, तो फिर UPSC का देखो क्या होता है कि आप 11th 12th JEE का क्या होता है, 9 से भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आप कोटा जाएंगे तो कोटा में 11th से अलग स्कूलिंग स्टार्ट होती है, और 11th 12th में बच्चे स्कूलिंग करते हैं और साथ में कोचिंग करते हैं। तो इसके लिए अगर नुकसान हो जाता है तो फिर कोई और चीज में भी डेडिकेशन है तो वो अपने उस फील्ड पे काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर या नीट के लिए आप परेशान हो, जिस चीज के लिए डेडिकेट हो आप उसकी ओर आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऑप्शन होते हैं 11th 12th में, लोग ट्राई करते हैं JEE और नीट में कि शायद यहाँ से कैरियर ऑप्शन बन जाए। जी सर, तो फिर UPSC का सोचा है, UPSC ही करेंगे, पर सर प्लान B के लिए भी मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ, तो NDA मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटी है मैं NDA की उतनी में सही, अभी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बार अपॉर्चुनिटी जाने के बाद फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है। जैसा अभी ये लोग उतना मैच्योर नहीं है, बट जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि अगर ये 12th में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। तो डेडिकेशन है, वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, वो मेच्योरिटी दिख रही है, तो अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, जिस स्टूडेंट में ये है जरूर ग्रो करेगा और एक अच्छा करियर बनेगा। तो अभी
अभी एनडीए देखना ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफेंस में जाने का हर एक बच्चे का सपना होता है। और एनडीए की अपॉर्चुनिटी अभी कुछ ही सालों तक है, 12th के 1-2 साल, उसके बाद फिर होती नहीं है, आप इस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे। तो अभी ये मौका है, ट्राई करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। होता है तो ठीक, नहीं आपका पार्ट ए है यूपीएससी, तो बिल्कुल उसके लिए डेडिकेट रहें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें, प्रिपरेशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव हैं। आपका मन क्या गोल है? सर हमारा भी यही यूपीएससी है, मतलब हम लोग साथ में थे, फर्स्ट ईयर से साथ में रहते थे, तो जो भी एम बनाया फिर तो साथ में रहते, हाँ ये दिया जाएगा, एक दोनों आईएएस बना जाएगा, यहाँ से निकला जाएगा, कहाँ पे मिस लोग ऐसे ही रहता है। बिल्कुल तो होता है। मतलब तरह तरह के थॉट्स आते थे कि हाँ ऐसा करना है, तो बन गया था वो कि हाँ बनना ही है। उसके बाद इसके बारे में जाना तो समझ गई हाँ, लेकिन रहा कि वही हाँ आईएएस बनना है। तो उसके बाद जाना कि हाँ अभी और काफ़ी उम्र है, अभी उतनी नहीं है, तो बीच में काफ़ी टाइम भी है और फिर पढ़ाई करना है बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो इसीलिए बीच में हमने भी एनडीए कर दिया, तो दोनों लोग साथ में रहते हैं, बात होती रहती है, तो एनडीए हमने भी फॉर्म फिलअप किया है और एनडीए क्लियर कर दिया, तैयारी चल रही है अच्छे से। हाँ, एनडीए के भी अभी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, और एनडीए के एग्जाम के लिए जो आप पढ़ रहे हो वो काफी हेल्प करेगा, आगे नॉलेज तो बेकार नहीं होगी। तो इसलिए बहुत अच्छा विकल्प आपने चयन किया है कि अभी एनडीए के एग्जाम भी ट्राई किए हैं, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से। हाँ, इस क्वेश्चन में यही था कि एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी और डिफेंस आप लोग ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों का ये एक ऑप्शन होता है, सभी बच्चों का सपना होता है कि वो डिफेंस में जाए। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने बताया ही है कि आप लोगों ने ऑप्शन बनाया है एनडीए और सीडीएस में जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आप लोगों से है, क्या आप कोई स्किल सीखने के विचार में? कोई स्किल का मतलब होता है ऐसी हुनर सीखना जिससे, अब मुझे लगता है खाना बनाना भी एक स्किल है, कोई सिंगिंग में स्किल होता है, डांस करना, कंटेंट क्रिएटर बनना, या कह लो मैं कहता हूँ मैकेनिक बनना, गाड़ी व्हीकल बनाना, ये भी एक हुनर स्किल में आता है। पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, फैशन डिजाइनिंग करना, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना, ये भी स्किल में आता है। कोडिंग डिकोडिंग सीख करके ऐप बनाना, ऐप डेवलपर बनना, तो और डेटा साइंटिस्ट बनना, मतलब इन सब फील्ड में जो स्किल होती है, क्या आप वो स्किल सीखने के जो एक कम टाइम में आपको जॉब भी मिल जाती है, प्रोवाइड कराती हैं? क्योंकि इनमें डिप्लोमा होता है, इन स्किल्स में जो मैं छोटी छोटी स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनमें क्या आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं कोई स्किल जो पसंद हो आपको? सर आर्ट बनाना काफी अच्छा लगता है। आर्ट बहुत अच्छा लगता है बनाना, और फैशन डिजाइनिंग हाँ फैशन डिजाइनिंग नहीं, लेकिन आर्ट बनाना काफी अच्छा लगता है। बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, बांसुरी बजाता हूँ घर पे, तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो ये आपकी पूछना की हॉबी होगी, आप स्किल के थ्रू पैसे अर्न करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कोई हमारे अंदर स्किल हो तो हम शौक ले लें, हॉबी ले लें हमारी। मान लो आप बांसुरी बजाते हैं तो आपकी हॉबी होगी, आपका शौक हो गया बजाना और मस्त एंजॉय करना, हो जाता है। लोग स्किल के में वर्क करके अपनी स्किल जो उनको गॉड गिफ्टेड है तो उस पर वर्क करते करते फिर पैसे भी अर्न करना शुरू कर देते। कोई बांसुरी अच्छी बजाता है तो फिर वो बजाने लगा तो पैसे भी अर्न करना है, तो पैसे कम ज़्यादा मायने नहीं रखता, अपने काम में वो पसंद है, उसको अपने काम के लिए डेडिकेट है, तो फिर उसे अच्छी लगेगी हर एक चीज़। आपका कोई स्किल सीखने के विचार? स्किल सीखने के लिए एक है हॉबी है, इसीलिए जैसे आपने बताया कि जैसे कोई सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, उनको बजाना, जैसे ढोलक गाना हो गया, अच्छा लगता है बजाने में, अच्छा काफी अच्छा। और सिंगिंग भी करना कि मन में गुनगुनाते रहना, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ये सारी हॉबीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंजीनियर या डॉक्टर, रिसर्चर आदि बनने में आप क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं? बल्कि हर एक टॉपर की सोच होती है कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर, क्योंकि कहा जाता है, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, कौन से संत है मुझे नहीं पता है, नाम नहीं याद है, बट उनका मुझे थॉट याद है, शायद कभी सुनाया हो आप लोगों को, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, तो उन लोगों को अगर पता हो तो क्या था कि जो सबसे अच्छे टैलेंटेड होते हैं, जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, साइंस अच्छी होती है, साइंस स्ट्रीम वाले, वो लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं ना, इंजीनियरिंग करते हैं, और उससे कम जो थोड़ा होते हैं वो एमबीए करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कहा जाता है जो बिजनेस एमबीए करके, सीए करके, ऐसे उन लोगों के अंडर काम करते हैं इंजीनियरिंग में।
फिर उससे कम जो पढ़े लिखे होते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होते हैं, एवरेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं, वो बीए करते हैं, मतलब आर्ट्स साइड होते हैं, आर्ट्स से होते हैं, वो लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। और आईएएस आईपीएस के अंडर में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री खोलोगे, उसके अंदर में एमबीए वाला काम करता है, और उसके अंदर में बीटेक वाला, एमटेक वाला इंजीनियर काम करता है। फिर कहते हैं उससे कम जो पढ़ा लिखा होता है, जो केवल स्कूलिंग तक ही सीमित रहते हैं, वो पॉलिटिशियन चूज करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर फिर डीएम और आईएएस आईपीएस सभी आ जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ का लोकतंत्र का ही सिस्टम है। और उसके अंदर फिर एमबीए, और उसके नीचे बीटेक एमटेक वाले काम करते हैं। और जो कभी स्कूल ही नहीं जाते, कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखते, वो प्योर बाबा बनते हैं। कहा जाता है प्योर बाबा बनते हैं। बाबा के अंदर में पॉलिटिक्स भी आ जाती है, बाबा के अंदर में आईएएस आईपीएस भी आ जाते हैं, बिजनेसमैन भी आ जाता है, और उसके अंदर में बीटेक एमटेक इंजीनियर भी आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग टैलेंटेड थे, टॉपर हैं, तो क्या आप लोगों का इंजीनियर, डॉक्टर या रिसर्चर, साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है क्या? कभी सोचा इस बारे में? सर साइंस साइड से थे तो मैथ्स अच्छी थी, साइंस भी अच्छी थी, लेकिन एक तो सबसे बड़ा रीजन हो गया कि 11th वेस्ट कर दिया। फिर सर उसके बाद कुछ सुधारने के लिए मन में था नहीं, मतलब कुछ बदलना है, तो ये सब करते हैं तो हाँ किसी के अंडर में काम करते हैं, लेकिन पहले से मन में था कि नहीं ये कुछ सुधारना ही है। तो सर सुधार करने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो सर तो उसी के लिए सर इसके लिए ट्राई नहीं किया, लेकिन सर कुछ ना कुछ बदलना है, तो उसके लिए ट्राई करेंगे सर। यूपीएससी इज बेस्ट ऑप्शन। सही है। तो डेडिकेशन होना चाहिए, इसी तरह का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है कि हमें यूपीएससी ही करना है, और हर एक के मन में यूपीएससी तो पलता रहता है, जॉब तो ये पलती रहती है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपने क्या कभी सोचा कि इंजीनियर डॉक्टर हम बनते, या कभी इसके बारे में नहीं सोचा? जैसे कुछ लोग बच्चे देखा होगा, बचपन में मैं पुलिस वाला हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डंडे मारूंगा, ऐसे करके सोच लेते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी के मान लो चाचू पुलिस वाले में मैं चाचू हूँ, ऐसे बोलते हैं बच्चे छोटे छोटे नटखट से। तो वही चीज, क्या ड्रीम कभी आपके मन में आया इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, पुलिस बनने का, मास्टर बनने का? तो ऐसे सपने जो पलते हैं वो वाले, क्या आपने इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ऐसे साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचा? स्टार्टिंग में मैं मतलब करना चाहते, एयरफोर्स में जाना चाहता था, मतलब देखते थे कि हाँ फोन में देखते रहते यूट्यूब में जेट उड़ा गिन्नी जरा नचा देते उसमें, तो रहता था कि हाँ एयरफोर्स जाना है, वो भी ऑफिसर रैंक में। तो बाद में पता नहीं लगा कि हाँ नहीं यूपीएससी करनी है, थोड़ा पावर में रहना है, और पावर में रहने के अच्छा प्लेटफॉर्म है यूपीएससी, आईएएस बनेंगे, मतलब एक राजा वाली फीलिंग आती है, कह सकते हैं आप। तो वही यूपीएससी भी है, और क्योंकि आप बता के बी ऑप्शन में तो हमने एनडीए रखा है, और एक शायद वो भी हो जाए, पहला सपना जो हमारा छोटे का था कि एयरफोर्स में जाना है, तो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जा सकते, तो वो भी हो सकता है पूरा, बाकी यूपीएससी तो करना ही है। तो बिल्कुल ये लोगों ने अपनी बातें साझा की हैं कि ये लोग डॉक्टर इंजीनियर के बारे में पहले सोचे नहीं थे, और अब जो बदलना चाहते हैं उनके मन में, क्योंकि जो चीज़ें लॉस हो जाती है फिर दोबारा लौट के नहीं आती हैं, तो वो भी थिंकिंग सही की है कि सही भी बोल रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब हमें यूपीएससी ही करनी चाहिए, और बिल्कुल सही की है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे ऑप्शन लेके चलेंगे तो फिर सही नहीं है, ये आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। देखो हर कोई इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू लेता है बच्चों के जो सक्सेस हो जाते हैं, कहीं सक्सेस हो रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी वाले बच्चों से जो स्ट्रेटेजी बना के अभी आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू लोगों का लिया कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रिपरेशन के लिए आपने अपना टाइम टेबल सेट किया है, कि कितने टाइम पे आप अचीव करना चाहते हैं अपने गोल को, इन सब बातों के लिए ये हेल्पफुल जरूर होगा। आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो जरूर पसंद आएगा आपको, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे, हाँ ये आजकल बहुत ट्रेंड पे है, चैट जीपीटी और एआई। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो मुझे बताइएगा कि चैट जीपीटी जो होती है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फ्यूचर में किस तरह से वर्क करने वाला है, क्योंकि अभी तो 4th वर्जन चल रहा है, और 4th वर्जन में ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की बॉट लगाती है। मतलब अगर हम चैट जीपीटी में कुछ सर्च कराते हैं, कुछ उससे बोलते हैं, उसका एक कंटेंट अच्छा सा क्रिएट करके हमें देता है। जैसे गूगल पे आप क्या कुछ डाले,
एग्जांपल में आप मान लो डिस्टेंस बिटवीन मून टू अर्थ, तो इसकी आपने डिस्टेंस डाली तो उसमें कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी गूगल में, बट ये पूरी मून की हिस्ट्री भी खोल के दे देगा, डिस्टेंस भी बताएगा, और क्या आप पूछना चाहते हो वो खुद पूछ लेगा चैट जीपीटी। तो ये सब चीजें आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं एआई की ओर, ज्यादा बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ तक कि न्यूज एंकरिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रही। हमने भी वीडियो कुछ उस पर डाले हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे एआई को यूज करके कुछ वीडियो बनाए हैं, प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं उसमें सुविचार मॉर्निंग टाइम में वो दिए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो एआई का यूज करके हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो इसका क्या फ्यूचर में कुछ लॉस हो सकता है, क्योंकि इससे कंटेंट क्रिएटर हो गए, पेंटिंग हो गए, फोटोशॉप शूट वाले हो गए, इनकी क्या जॉब जा सकती है, या आपको मतलब मन में क्या विचार है? आप लोग उतना ज्यादा शायद ना जानते हो, बट फिर भी मेरा ये क्वेश्चन था आप लोगों से जानना कि अगर आप जानते हो तो क्या आपकी थिंकिंग क्या है? बिल्कुल सर, लॉस तो होगा, कंपनियों को भी लॉस होगा और इन लोगों को भी लॉस होगा। कोई भी नई चीज़ साइंस में आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सर लॉस होगा इससे। पर कहीं ना कहीं एक अच्छा मीडियम भी है लोगों के लिए, नॉलेज गेन के लिए बहुत अच्छा मीडियम भी है। तो सर कोई भी चीज़ आती है तो उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, कहीं ना कहीं सर प्रॉफिट भी रहेगा, कहीं ना कहीं सर लॉस भी रहेगा। सही है सर, पर ओवरऑल देखा जाए तो सर सही है, मेरे हिसाब से सही है। सही, आप क्या कहना चाहते हैं? ये एज चैट जीपीटी बात की जाए, सारी है टूल जो है, तो ये मतलब एक हिसाब से नज़रिए पर हमारे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसे देख रहे हैं। जैसे इंडिया में चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट पहले से बहुत है, तो उस हिसाब से तो हाँ ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इसके लिए बेरोजगारी के लिए और कुछ कर लेगी। हाँ जो शायद नहीं कर सकते, जैसे सारे रोबोटिक्स जो भी हैं, तो उनके लिए, क्योंकि बिना आदमी कुछ तो होना होगा नहीं, सारे रोबोट तो कर नहीं सकते, तो वो और अगर देखें बहुत अच्छा सोर्स है हमारे, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमारे नॉलेज भी बहुत अच्छा, एकदम अच्छा नॉलेज मिल जाती है अच्छी सी, कोई भी चीज़ हो हम कुछ भी बनाना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि वीडियो बनानी है तो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इसी तरह की सही। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है कि भाई कंट्रोल करने वाले तो ह्यूमन बॉडी ही है। कोई भी डिजिटल आए ऐप आए, कुछ भी डिजिटल में वर्क अगर बढ़ रहा है कहीं से, साइंस तो रिसर्च चलती ही रहेगी, नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ रही है, तो ये तो रिसर्च नए नए इंस्ट्रूमेंट हमारे जो सुविधाजनक होंगे हमारे लिए, तो ये तो आते रहेंगे, बट इनको कंट्रोल करने वाले तो ह्यूमन बॉडी होगी, तो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। बट हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉस होगा जॉब में, कुछ ऐसी जॉब जा सकती हैं जिनमें लोगों को लगता था कंटेंट क्रिएटर को हम क्यों रखें, क्यों ना चैट जीपीटी पे डालें और सारा कंटेंट आ जाए, क्यों हम वीडियो के लिए एक अलग से आदमी रखें, बस ऐसे एआई टूल्स की मदद से हम एक वीडियो क्रिएट कर लें, तो कुछ जॉब पे फर्क पड़ सकता है। तो आप लोगों से बस एक और लास्ट क्वेश्चन है कि आप अब आगे की जर्नी में किस तरह से मोटिवेट रहना चाहते हो, किस तरह से आप मोटिवेशन आप में आता है, ये थोड़ा सा शेयर करेंगे, कैसे मोटिवेशन आता है? सर जैसे 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, अभी उसके जस्ट बाद एनडीए की प्रिपरेशन जारी है, तो मतलब एक ऐसा है कि आप अपने आप को चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, तो आप सही से, आपका माइंडसेट भी सही रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन तरफ भी जाएंगे नहीं। तो सर और सर दूसरी बात मतलब अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, दूसरे से ना कि शायद पेपर आसान आ जाए, शायद कोई एमआर में कोई डिफरेंस मेरे नंबर अच्छे आ जाए, तो खुद से एक्सपेक्टेशन जब आप रखेंगे तो आप उसके हिसाब से वर्क करेंगे आप। और सर अभी मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि नहीं बहुत कम नंबर है, उसके बाद सोचा कि अब कहीं भी कोई भी एग्जाम देना है तो AIR 1 ही लाना है। तो सर तो मतलब उसके लिए अपने आप से आप एक्सपेक्टेशन रखिए, तो उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो सर यही है। हाँ बिल्कुल, अपनी खुद से एक्सेप्शन रख रहे हो, ये नहीं कि आप तो सोच लिए कि सही, ये जो बात कही ना कि वहां से क्वेश्चन पेपर आया ऐसा नहीं आया, मैंने तो ये पढ़ा था, ये आप किसी पे दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, जो कुछ हो आप खुद के एक्शन से हो, ना कि किसी दूसरे को अगर आप दोष दे रहे हो कि नहीं मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया, या मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, मेरे टीचर ने ऐसा किया, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप खुद जिम्मेदार हैं स्वयं के लिए, जो भी आपने एक्शन लिया था उस एक्शन का वो रिजल्ट है जो आपको अब दिख रहा है।
तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज एक्सेप्ट नहीं किया तो वो और एक बड़ा रूप ले लेगी और फिर आपको बड़ा लॉस होगा। इसलिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो एक्शन आप ले रहे हो वो वैसा ही रिजल्ट आएगा आपका। तो बिल्कुल ये सोच के आप एक्शन लीजिएगा कि हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई कम की तो रिजल्ट कम आने वाला है, निश्चित रूप से आने वाला है। उसमें आप दूसरे पे बोझ न डालिए, दूसरे पे एक्सेप्शन करने से, क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। तो सार्थक ने जो बात की बिल्कुल 100% प्योर एंड राइट है कि आपको खुद इतने जिम्मेदार बनना है, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है कि जो कुछ मुझे AIR1 लाना है, AIR2 लाना है, जो भी आपने सोच लिया है तो फिर उसके लिए पढ़ाई करो। ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो मेरी रैंक ये आ जाएगी, ऐसा नहीं। पढ़ेंगे तो लाना है, बस ऐसा करते। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपकी मोटिवेशन है, हेल्प करेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप अमन क्या कहना चाहेंगे मोटिवेशन में? सबके लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है। किसी को मतलब अपने पेरेंट्स को देखकर मोटिवेट होते हैं सब लोग, कोई दूसरे को देखता है कि हाँ वो ऐसे हैं तो हाँ हमें भी कुछ करना है, तो होता है एक खुद से ही। और कुछ लोग ऐसे फोन में वीडियो देखे तो वो कुछ देती होता है, एक नशे की तरह होता है, थोड़ी देर रहता है और चला जाता है। फिर एक हिसाब से एक उत्तेजना आती है थोड़ी देर के लिए, और जितनी जल्दी वो चढ़ता है उतनी उतर जाता है। तो एक परमानेंट होना चाहिए आपके पास। और अगर किसी को नहीं पता है तो पता चले कि हाँ मुझे किस चीज़ से मोटिवेट होना है, बिल्कुल वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। जी जी, ये बात बिल्कुल सही कही है मैंने। कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि मोटिवेशन है क्या और मैं कैसे मोटिवेट हो सकता हूँ। उन्होंने एक वीडियो देखी, आज मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेशन डेली एक खुराक है, और इसके लिए मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट, जो भी बंदा तैयारी कर रहा है कहीं भी हो, अगर फुल डेडिकेशन के साथ वो तैयारी कर रहा है तो अपने स्टडी रूम को ऐसे सजाए कि जब आपकी नींद खुले तो आपकी आंखों के सामने आपका गोल दिखे। क्योंकि जैसे ही आप दिन की शुरुआत अपने गोल से करेंगे तो बिल्कुल आपको और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने किचन में आप मम्मी को खाना बनाते हुए देख लीजिए, बस यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अपने पापा को सुबह काम पर जाते हुए देख लीजिए कि धूप में जा रहे हैं, ठंडी में जा रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो मुझे क्या इनके लिए करके देना है, मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहीं से भी उठाया जा सकता है, करने वाले के लिए छोटी छोटी बातें भी मोटिवेट करती हैं। तो बिल्कुल सही बात बताई अमन ने भी कि हमें मोटिवेशन जज करना होगा कि हम कैसे मोटिवेट हो। तो सबसे बढ़िया तरीका आपका क्योंकि डेली खुराक होती है, क्योंकि आप एक दिन मोटिवेट हो गए, आप तो जाके पढ़ेंगे भैया 12 बजे तक पढ़ेंगे, पता लगे 9 बजे रात में नींद आ रही, क्योंकि मोटिवेट नहीं हो, नींद आ रही, अरे नहीं। और अगर आपने स्टडी रूम में वो लगा रखी है चीजें जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आपका गोल क्या है, कई प्रकार के थॉट्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो चीजें अगर आपने लगा रखी है उन पर नजर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप जब डेडिकेट हो तो पढ़ने जरूर बैठोगे। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा दिखावे के लिए ही नहीं होता है कि बैनर पोस्टर लगा रखे होते हैं बच्चे तैयारी करने वाले, बिल्कुल सही भी होता है, क्योंकि वो देखने से आपके अंदर मोटिवेशन आता है जी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, सार्थक और अमन, थैंक यू सर। कि आगे की आप लोगों ने जर्नी शेयर की, और जो आप लोगों ने प्रिपरेशन की थी इंटरमीडिएट में वो हमारे बच्चों को बताया। जरूर बच्चों को इससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और आगे की जर्नी जो बताई उससे बच्चे भी मोटिवेट हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और शुभकामनाएं आगे के फ्यूचर के लिए कि आप हमें गौरवान्वित करें, माता पिता को गौरवान्वित करें, बल्कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उसे गौरवान्वित करें, और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दें। भविष्य में इन्हीं कल्पनाओं के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए आज का ये साक्षात्कार हम समाप्त करते हैं, और सभी लोगों को ये कहते हैं कि आप भी इन लोगों की तरह थोड़ा सा प्रेरणा अगर आप में आई है तो आगे की तैयारी शुरू कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट